नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट को जीरो बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो वेतनभोगी वर्ग के लिए कुछ है और ना ही मध्यम वर्ग के लिए। राहुल ने कहा है कि गरीबों और वंचितों के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है और युवाओं, किसानों व एमएसएमई के लिए भी कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बजट को खराब बताया। उन्होंने कहा कि बजट 2022 की सच्चाई है, कुछ नहीं बजट। गरीब की जेब खाली है, कुछ नहीं। नौकरी पेशा की जेब खाली है, कुछ नहीं। मध्यम वर्ग की जेब खाली, कुछ नहीं। किसान की जेब खाली, कुछ नहीं। युवाओं की आशा टूटी, कुछ नहीं। खपत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं। छोटे उद्योगों को बढ़ावा, कुछ नहीं। निर्मला सीतारमण का भाषण खत्म होने के बाद कांग्रेस ने अपने पहले ट्वीट में मोदी सरकार की अर्थनीति को तबाह करने वाला करार दिया। इसने कहा कि मोदी सरकार की अर्थनीति ने देश पर ऋण बढ़ाने का ही काम किया है। मोदीनोमिक्स ने अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। देश के लिए मोदी सरकार की अर्थनीति हानिकारक साबित हुई है। कांग्रेस ने इस ट्वीट में आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला दिया है। इसने लिखा है कि मार्च 2014 में 53 लाख करोड़ का ऋण था, जबकि मार्च 2022 में ये ऋण 136 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बजट की काफ़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में आम आदमी और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। बजट पर प्रतिक्रिया में उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट में जीरो है। सरकार बड़े शब्दों में खो गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। एक पेगासस स्पिन वाला बजट। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के ही नेता और सांसद डेरेक ओब्रायन ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि हीरे सरकार के सबसे अच्छे दोस्त हैं, बाकियों किसान, मध्यम वर्ग, दिहाड़ी कमाने वाले, बेरोजगार, ये हैं पीएम केयर नहीं करने वाला बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस बजट का 68% घरेलू कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपनी रक्षा कंपनियों से सेना के सामान आदि खरीदेगा। डिफेंस कंपनियों में प्राइवेट और सरकारी दोनों शामिल हैं। पिछले रक्षा बजट आवंटन का भारतीय सेना अभी तक 40%, वायुसेना 70% और नौसेना 90% पैसा खर्च कर पाई है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिनिश्ड गुड्स पर आयात शुल्क को व्यापक रूप से बढ़ाया, जबकि औद्योगिक इनपुट यानी इंडस्ट्रियल इनपुट्स पर शुल्क कम किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने एक बार फिर क्राउड सोर्सिंग सहित एक व्यापक परामर्श किया और इन परामर्शों के आधार पर 350 से अधिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एग्जेम्पशन के दायरे में लाया गया है। इसमें केमिकल्स, ड्रग्स भी शामिल हैं। इसके अलावा छातों पर शुल्क बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। स्टील सस्ती होगी। इसके अलावा बटन, जिपर, चमड़ा, पैकेजिंग बॉक्स सस्ता होगा। कट एंड पॉलिश डायमंड के लिए कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर 5% कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल की तरह पेपरलेस फॉर्मेट में बजट पेश किया। केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य 60 लाख नौकरियां पैदा करना है। पीएम गति शक्ति अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए अधिक नौकरियां और अवसर को जन्म देगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश के युवाओं, महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट में गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। दोनों फसलों पर एमएसपी का यह भुगतान अगले वर्ष अप्रैल 2022 मार्च 2023 में किए जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। इसके अलावा सीतारमण ने केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 9 लाख किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 5 नदियों को जोड़ने के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। वित्त मंत्री ने 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की।
इसके साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर है। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की GDP वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान जताया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। हर घर नल जल योजना के 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा साल 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है। डिजिटल बैंकिंग का लाभ हर नुक्कड़ पर पहुंचना चाहिए। इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि 2022-23 के भीतर 5G मोबाइल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा 2025 तक गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि करदाता अब 2 साल के भीतर IT रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक त्रुटि को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए करदाता अब प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष से 2 साल के भीतर एक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 से RBI द्वारा डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। इसको ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक का उपयोग कर बनाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 30% की दर से टैक्स लगेगा। इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएंगी। यहाँ अलग अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। विदेश यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण औपचारिक शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को पूरक शिक्षा देने के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि PM ई-विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा महामारी ने जन स्वास्थ्य पर गहरा दुष्प्रभाव डाला है। खासकर लोगों की मानसिक दशा पर खासा असर पड़ा है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।